नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के तमाम अहम खबरों को समेटे हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज बात होगी कि आखिर अब हाथरस के इस षड्यंत्र पर क्या सोचते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लीक हुई सीडीआर में आखिर हाथरस का कौन सा रहस्य छुपा है और पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिलों में बिजली की व्यवस्था ध्वस्त हुई है। चलते हैं खबरों की तरफ। हाथरस मामले पर एसआईटी अपनी रिपोर्ट 7 अक्टूबर तक सौंप सकती है। सूत्रों की माने तो एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है और जल्द ही अपनी ये रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ सरकार को सौंप देगी। लेकिन ये रिपोर्ट शायद ही सार्वजनिक की जाए, क्योंकि सीबीआई अब इस रिपोर्ट को आधार बनाकर आगे की जांच कर सकती है। माना यह जा रहा है कि इस कांड में कई और खुलासे होने बाकी हैं, लेकिन चूंकि यह मामला अब सीबीआई को जा चुका है, इसलिए बाकी खुलासों का फिलहाल कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ चर्चाएं अलग अलग तरह की चल रही हैं कि क्या इन दोनों के बीच आपस में कोई संबंध था। सीडीआर जरूर कुछ इस तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष अब पूरी तरीके से योगी सरकार पर इस मुद्दे पर भी हमलावर है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सरकार षड्यंत्रों के बहाने, सरकार पीएफआई के बहाने अब इस पूरे मुद्दे को भटकाना चाहती है। यही आरोप कांग्रेस पार्टी ने भी लगाया है और कहा है कि भले ही योगी सरकार अब पीएफआई को खड़ा कर दे, भले ही योगी सरकार षड्यंत्रों की बात करे, लेकिन ये सब कुछ इस पूरे मुद्दे से भटकाने की एक कोशिश है और न्याय को उस परिवार से दूर करने की कोशिश। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस कांड में अब एक नया मोड़ सामने आया है। एक सीडीआर लीक हुई है। सीडीआर यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, और ये चौंकाने वाला खुलासा है क्योंकि सीडीआर के मुताबिक आरोपी और पीड़ित दोनों एक दूसरे से टच में थे। तकरीबन 5 घंटे आपस में बातचीत हुई है और ये बातचीत 13 अक्टूबर 2019 से लेकर अप्रैल 2020 तक का कॉल रिकॉर्ड है, जिसमें कुल 104 कॉल किए गए हैं। 62 कॉल इनकमिंग है, जबकि 42 कॉल आउटगोइंग है। एक बात साफ है कि कहीं ना कहीं पीड़िता का परिवार और आरोपी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक दूसरे से टच में थे। इस बात की चर्चा हाथरस के उस गांव के आसपास भी है कि पीड़िता ने भले ही गैंगरेप का आरोप लगाया हो, लेकिन जो आरोपी है उससे परिवार और पीड़िता के पहले से संबंध रहे हैं। अब देखना यह है कि इस मामले में जांच में क्या ये लीक हुई सीडीआर कोई नई दिशा की तरफ इसे ले जाती है, या फिर जांच अब सीबीआई जो सामने लाएगी वही होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में यह साफ कर दिया कि वो हाथरस मामले में हर तरह के जांच को तैयार है। सरकार की तरफ से जो हलफनामा दिया गया उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि चाहे तो सीबीआई की जांच सीधी करा ली जाए, या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि उसके निगरानी में ये सीबीआई की जांच हो तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। वो इस दुखद घटना में पीड़िता के साथ है और हर जांच के लिए सरकार तैयार है। बाकायदा आज सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने इस बात की लिखित जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी कि वो हाथरस मामले में हर तरीके से हर जांच को तैयार है, बेशक वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही क्यों ना हो। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीती रात मथुरा के टोल पर पकड़े गए 4 लोगों को आज मथुरा जेल भेज दिया गया। इन चारों पर धारा 151 के तहत केस दर्ज हुआ और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इन्हें जेल भेज दिया गया। 4 में से 3 उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, जबकि एक केरल का रहने वाला एक पत्रकार है। बहराइच के मसूद अहमद को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड सरकार की एजेंसियों ने करार दिया है। बताया यह जा रहा है कि ये चारों वो लोग हैं जो पीएफआई से जुड़े हैं और हाथरस कांड में उत्तर प्रदेश में एक बड़े षड्यंत्र की तरफ बढ़ रहे थे। हालांकि सरकार ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इन 4 लोगों का नाम प्रमुखता से सामने आया है। बाकायदा इनकी तस्वीरें
जारी की गई हैं और कहा यह गया कि उत्तर प्रदेश में जो जातीय और सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश थी, इसमें इन लोगों का हाथ हो सकता है। इनके पास से कुछ आपत्तिजनक साहित्य भी मिले हैं। बताया यह जा रहा है कि मसूद अहमद, जो कि जरवल बहराइच का रहने वाला है, वो इस पूरे मामले में मास्टर माइंड है और उसी ने बहुत कुछ प्लानिंग कर रखी थी। जरवल वो इलाका है जहां पर अयोध्या में भूमि पूजन के दौरान भी कुछ संदिग्ध लोग पकड़े गए थे, जिन पर अयोध्या में बवाल करने का आरोप भी लगा था। अब सरकार इन चारों लोगों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले उस वेबसाइट का खुलासा हुआ था जिसके जरिए यह कहा जा रहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक और जातीय दंगा फैलाने की तैयारी थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हाथरस कांड के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र काम कर रहा है, जो कि इस सरकार को अस्थिर करने, सरकार को बदनाम करने और पूरे प्रदेश में जातीय और सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिशों में जुटा है। मगर इसके पीछे कौन लोग हैं, मुख्यमंत्री ने इसकी कोई चर्चा नहीं की थी, ना ही कोई इशारा किया था। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इशारों में इस बात की जानकारी दे दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने एंटी-सीएए प्रोटेस्ट के दौरान दंगा फैलाया था, ये वही चेहरे हैं जो आज भी अस्थिर करने की कोशिश में जुटे हैं। उन लोगों ने जिन्होंने एंटी एनआरसी, एंटी सीएए और साथ साथ ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना के दौरान जमातियों को शरण दी थी और जिन्होंने कोरोना फैलाने में मदद की थी, ऐसे चेहरे इसके पीछे हो सकते हैं। साफ तौर पर सरकार का इशारा साफ है कि आखिर सरकार के मुताबिक कौन लोग हैं जो हाथरस कांड के बाद न सिर्फ राजनीति कर रहे थे, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। जांच एजेंसियां भले ही पीएफआई सहित दूसरे संगठनों का नाम सामने ला रही हों, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि एंटी-सीएए के प्रोटेस्ट के पीछे के चेहरे ही इस पूरी घटनाक्रम में पीछे से खेल खेल रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ और अब जान लीजिए क्या है उत्तर प्रदेश में कोरोना का सूरत हाल। आज उत्तर प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या 3663 रही, जबकि आज ठीक होने वालों की तादाद 4432 रही। आज पिछले 24 घंटे में कुल 61 लोगों की मौत कोरोना से हुई, जबकि अब तक उत्तर प्रदेश में कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर 6153 हो गया। सबसे राहत भरी खबर ये कि अब उत्तर प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वालों की रफ्तार बेहद तेजी से बढ़ रही है और रिकवरी रेट बढ़कर 88.07 हो चुका है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में 44,031 मरीज कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। तो ये था कोरोना मीटर। पिछले 24 घंटे के तमाम अहम खबरों को समेटे ये था हमारा विशेष न्यूज़ बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।